Macroeconomics NCERT of class 12th, and in that we were covering second chapter, which is National Income Accounting. As of now, we have covered introduction, flow of production on all these topics in our previous videos. In this video, we are going to cover this topic, some macroeconomic identities, in which we will cover GDP, GNP, NNP and PI, which is personal income. And in the subsequent video, we will discuss goods and prices, GDP and welfare. So let's start with the topic of this video. In this some macroeconomic identity in this topic, we are going to understand the definition of GDP, then GNP and other such identities. So let's फर्स्ट स्टार्ट विद जीडीपी. जीडीपी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं. जीडीपी का मतलब क्या होता है? हम लोग हर बार बोलते रहते हैं जीडीपी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है. व्हाट इज जीडीपी? देखो, जीडीपी की जो फुल फॉर्म है उसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो सिंपल लैंग्वेज में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल इन अ वे, और डोमेस्टिक मतलब लोकल. तो जो भी टोटल प्रोडक्शन जो कि लोकली हुई है, या फिर इसे बोला जाए विद इन दी बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. जो भी प्रोडक्शन हुई है विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, उनकी वैल्यू, उनकी ग्रॉस वैल्यू दैट इज जीडीपी. मतलब जो भी हम लोगों ने प्रोड्यूस कर रखा था पहले, इसको समझने की कोशिश करते हैं अपने घर से. हम माइक्रो लेवल पे इसको लेके जाएं. अगर जीडीपी वैसे माइक्रो लेवल पे नहीं होती है, माइक्रो लेवल पे ही होती है, लेकिन फिर भी समझते हैं. ये एक आपका घर है. इस घर में आपके पास एक कार है. सपोज घर की वैल्यू है 50 लाख और कार की वैल्यू है 15 लाख, और बाकी सारे एसेट जो घर के अंदर है उनकी टोटल वैल्यू मिला के जाती है 10 लाख. ओके, सो दिस 50 लाख प्लस दिस 10 लाख प्लस दिस 15 लाख, इन टोटल इट बिकम्स 75 लाख. तो 75 लाख अभी आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, 75 लाख. अब इसमें हम लोग एक नई कार लेके आते हैं. सपोज दिस इज ऑफ 25 लाख. तो ये जो वैल्यू है ये भी इसमें ऐड हो जाएगी. इसमें टोटल ऐड होने के बाद ये आ जाता है 25 लाख, और ये बन गया आपका 1 करोड़. तो 1 करोड़ जो है वो आपकी घर की जीडीपी है. मतलब आपने, आपके घर के पास जो भी आउटपुट है, जो भी फिजिकल एसेट है या ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल, जो भी आउटपुट टोटल हुआ है, उस पूरे आउटपुट की जो वैल्यू है वो ये है 1 करोड़. अब इसमें अब जरूरी नहीं है कि कार की वैल्यू जब हम लोगों ने खरीदी थी 15 लाख है, तो आज जब हम लोग उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं तब भी उसकी वैल्यू 15 लाख ही होगी. ये जरूरी नहीं है. हो सकता है उसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत गिरावट आया हो, थोड़ी बहुत डिप्रिसिएशन आई हो. घर की वैल्यू हो सकती है थोड़ी बहुत कम हो गई हो या फिर ज्यादा हो गई हो. ओके, तो जब ऐसी इस फिगर में से हम लोग डिप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं, मतलब गियर एंड टियर कितना हुआ. सपोज गाड़ी की वैल्यू जब आपने खरीदी थी वो 15 लाख की थी, आज उसकी वैल्यू 15 लाख ना होके 5 लाख है. तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना है? 10 लाख का. अब इस 10 लाख को हम इसमें से, ये जो टोटल आपका जीडीपी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचता है 90 लाख. दिस 90 लाख इज योर जीएनपी, एनडीपी, सॉरी आई वुड से एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग मैक्रो लेवल पे. जीडीपी इट इज द वैल्यू ऑफ टोटल
आउटपुट प्रोड्यूस्ड, total output produced within the boundaries of a country। ये तो आपका जीडीपी है। अब इसी जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं कि जो भी डेप्रिसिएशन आई है उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास जो फिगर आती है वो होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये था जीडीपी और एनडीपी। अब जीडीपी ग्रोथ क्या है? जीडीपी ग्रोथ को हम लोग ऐसे समझते हैं, सपोज लास्ट ईयर 2020 में हमारे पास जो भी टोटल वैल्यूज थी, जो भी टोटल हमारे पास प्रोडक्शन हुई थी या फिर हो रही है, वो टोटल मिला के मान लेते हैं वो 100 करोड़ थी या 100 लाख करोड़ थी, कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। और 2021 में कुछ नई चीजें बनी, उन चीजों की वैल्यू को जब कैलकुलेट करा गया तो पता चला वो होगी 110 लाख करोड़। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 10 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलें 10% जीडीपी इंक्रीज हुई है, 10% जीडीपी ग्रोथ। तो ये जीडीपी ग्रोथ ये होता है कि आपकी जो भी एक डेट हमने सेट कर रखी है उस डेट के रिस्पेक्ट में दूसरे साल में जीडीपी कम हुई है या ज्यादा हुई है। अगर कम हुई है तो हम लोग जीडीपी ग्रोथ देखेंगे, अगर ज्यादा हुई है तो हम लोग बोलेंगे कि जीडीपी ग्रोथ हुई है, परसेंटेज निकाल लेंगे उतने परसेंटेज से ग्रोथ हुई है। और अगर कम हुई है तो हम लोग बोलेंगे जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मान लो 100 लाख से करोड़ से 98 लाख करोड़ हो गया, तो हम लोग बोलेंगे 2% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी कि ऊपर ऊपर से मेन आइडिया हम लोगों ने जीडीपी का लेने की कोशिश करी। अब इसी जीडीपी में जब हम लोग फॉरेन इनकम को जोड़ते हैं, रिमेंबर जीडीपी में डोमेस्टिक केवल प्रोडक्शन को हम लोग देख रहे थे, बाहर से जो इनकम हो रही है उसको हम लोग ऐड नहीं कर रहे थे। बट व्हेन द फॉरेन इनकम, वो रेमिटेंसेस के थ्रू हो सकती है, वो एक्सपोर्ट के थ्रू हो सकती है, उस सारी इनकम को जब हम लोग जोड़ते हैं then the figure we get is known as gross national product, this is GNP। ओके, अब इसी जीएनपी में हम लोग जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, ओके, डेप्रिसिएशन जैसे जीडीपी में था, डेप्रिसिएशन जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। अब इसी जीडीपी में हम लोग ऐड कर लेते हैं नेट फॉरेन इनकम। नेट फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम का मतलब है कि कुछ पैसा हम लोगों ने बाहर भेजा होगा, कुछ पैसा हम लोगों ने अर्न करा होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड करते हैं नेट फॉरेन इनकम को, और तब हमारे पास आ जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और उसमें से जब हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब हम लोगों को मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब डोमेस्टिकली कितना आपने पैसा कमाया है और बाहर से कितना पैसा कमाया है और उनकी करंट वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू क्या है, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। When net national product is calculated at factor price, then it is called as national income। अब factor price क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बॉटल है, सपोज थर्मोफ्लास्क की बॉटल है एक। अभी ये प्रोडक्शन से जैसे ही निकलती है, तो जब प्रोडक्शन से जैसे ही निकली है तब इसके ऊपर कौन कौन से खर्चे हुए हैं? इसके ऊपर खर्चा हुआ होगा लेबर का, रेंट का, इसको बनाने के लिए जो इंडस्ट्री बना रही होगी उसने जमीन हायर करी होगी, उस पर रेंट पे करा हो गया, कैपिटल खरीदा होगा तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, और थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे मैं इसको वेज कर देता हूँ, लेबर हटा के, वेज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सबको इंक्लूड करके जो इसका प्राइस आया सपोज 100 रुपीज, तो ये इसका फैक्टर प्राइस है। लेकिन जब इस पे हम लोग प्रोडक्ट टैक्सेस लगाएंगे, प्रोडक्शन टैक्सेस लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे, तब और होलसेल में मार्केट वाले अपना मार्जिन इसमें जोड़ेंगे, तब इसका जो हमारे पास प्राइस आता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिसपे कंज्यूमर्स खरीदते हैं। फैक्टर प्राइस वो प्राइस है
जिसपे प्रोड्यूसर्स बनाते हैं। ओके, तो फैक्टर प्राइसेस पे अब हो सकता है कि जब हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट करी हो एनएनपी के लिए या जीडीपी के लिए, हम लोगों ने उसको मार्केट पे करा हो, लेकिन जब भी हम लोग एनएनपी के लिए जो भी वैल्यूज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम लोग फैक्टर प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, तब हम लोगों के पास जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यही हमारी नेशनल इनकम है। आई होप इतना समझ आ गया, और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो हम लोगों ने करा था उसी को एक बार रिवाइज करते हैं। जीडीपी डोमेस्टिक पूरा प्रोडक्ट है, कितना हम लोगों ने बनाया, इसमें डिप्रिसिएशन को माइनस करा तो हम लोगों के पास मिलता है एनडीपी। अब इसी एनडीपी में हम लोग नेट फॉरेन इनकम्स को ऐड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है डीएनपी। ठीक है, सॉरी, हम लोगों को मिलता है एनएनपी। एनएनपी और इस जीडीपी में जब हम लोग ये फॉरेन इनकम ऐड करते हैं तब हम लोगों को मिलता है जीएनपी। सिंपल इसको समझिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो घर के अंदर बन रहा है, नेशनल प्रोडक्ट है जो बाहर की इनकम को भी जोड़ रहा है। अब वो ग्रॉस है या नेट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डिप्रिसिएशन हम लोगों ने ऐड, डिप्रिसिएशन को उसमें से एडजस्ट करा है कि नहीं करा है। अगर तो डिप्रिसिएशन एडजस्ट कर दिया है तो वो नेट में आ जाएगा, चाहे वो जीडीपी से अगर डिप्रिसिएशन उसमें लगाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं कि वो जीएनपी आ गया, और सॉरी एनडीपी आ गया, और डीएनपी में अगर डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास वो एनएनपी आ जाता है। ग्रॉस और नेट में डिप्रिसिएशन का अंतर है, और डोमेस्टिक और नेशनल में फॉरेन इनकम का अंतर है। बस इतना सही आपको समझने की जरूरत है। अब ये जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, वही जो मार्केट प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में जाता है उसके ऊपर जो अलग अलग टैक्स लगाते हैं उसको हटा दें, मतलब केवल फैक्टर बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करें, तब उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। अब ये जो नेशनल इनकम है इसके ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन डिटेल में करने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी हम लोग उसी बोतल की एग्जांपल लेते हैं। ये बोतल 100 रुपए की थी, 100 रुपए कॉस्ट आया प्रोड्यूसर को बनाने में, तो ये इसका फैक्टर प्राइस था। अब इस पे ऐड कर दिया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस को या सब्सिडीज को, तो उसके बाद जो हम लोगों के पास, सपोज ये हो गया इसका प्राइस 150 रुपीज, ये मार्केट प्राइस है। ओके, अब फैक्टर प्राइस में जो प्रोड्यूसर को मिला है, जो प्रॉफिट मार्जिन मिला, वो मार्केट प्राइस में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस में जो भी अंतर आया है वो तो गवर्नमेंट के खाते में गया। जो प्रॉफिट आया है या फिर जो वेजेस आए हैं या जो इंटरेस्ट आया है कैपिटल के ऊपर या जो रेंट आया, वो इस फैक्टर प्राइस में से ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये एक्चुअल में बनेगी अर्निंग ऑफ हाउस होल्ड, अर्निंग ऑफ हाउस होल्ड। और अर्निंग्स पे क्या लगता है? अर्निंग पे आपका लगता है टैक्सेशन लगते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा, फिर इंटरेस्ट पेमेंट होगी हाउस होल्ड द्वारा, उसके बाद जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं उसको भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा अलग अलग जगह पे इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और गवर्नमेंट को भी कुछ ट्रांसफर पेमेंट, या तो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर पेमेंट करी होगी। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव हो जाते हैं, कि एक इंडस्ट्री को कहा गया कि आप इसकी प्रोडक्शन करो बॉटल की, उसके बदले में एनकरेज करने के लिए हम आपको कुछ इंसेंटिव देंगे। तो इन सब को जब एडजस्ट कर लेते हैं तब हमारे पास वो मिल जाता है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब मोटे मोटे तौर पे मानते हैं जो भी अर्निंग हाउस होल्ड की है उसमें से जो भी गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट को जो हम लोगों को देना है वो, और गवर्नमेंट से जो लेना है वो, गवर्नमेंट से हम लोग सब्सिडी या फिर इंसेंटिव ले लेते हैं, और गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स, फिर प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को हिस्सा, और फिर इंडिविजुअल इनकम टैक्स, उन सबको, सॉरी कॉर्पोरेट टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स नहीं, उन सबको जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो वो हम लोगों के पास आ जाता है पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम में से, इस पर्सनल इनकम में से जब हम लोग, ये पर्सनल इनकम पर्सनल लेवल पे चली गई,
ये नेशनल इनकम थी, नेशनल इनकम में से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दिया गया, मतलब इस नेशनल इनकम में से जिसका जितना हिस्सा था, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ और इसको समझने की यहाँ से कोशिश करते हैं। 100 रुपीज का आपको बॉटल की सेल्स हुई, सपोज 20 रुपीज आपने उसमें से लेबर का खर्चा हो गया, वो वेजेस दे दिए। अब उसमें से हो सकता है आपने 10 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन रखा, उसमें 20 रुपीज का आपके पास जो खर्चा पड़ा वो आया रेंट का, और 20 रुपीज ही आपके पास जो खर्चा आया था वो आया था इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट पेमेंट का, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये प्रॉफिट को निकाल दिया, फिर इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दिया, हाउस होल्ड को जो भी करना था, और कॉर्पोरेट टैक्सेस को निकाल दिया। इसमें से इसके ऊपर अभी कॉर्पोरेट टैक्स भी लगेगा 100 रुपीज के अर्निंग के ऊपर। इसके बाद जो हम लोगों के पास टोटल वैल्यू बचेगी वो हम लोगों की एक तरीके से मान लीजिए वो हो जाएगी पर्सनल इनकम। और इस पर्सनल इनकम के ऊपर से जब इनकम टैक्स लगेगा और नॉन टैक्स पेमेंट्स मतलब चालान हो गया या फिर फाइन्स हो गया, इन सबको एडजस्ट कर लेंगे तो वो हम लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है। तो दिस इज पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, बहुत ही कम अंतर है दोनों के बीच में। पर्सनल इनकम हम लोगों के पास नेशनल इनकम में से तब आती है जब वो कॉर्पोरेट से हाउस होल्ड पे आ जाएगा। जब तक तो पैसा कॉर्पोरेट के पास है, उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है, वेजेस दिए जा रही हैं, तब तक वो पैसा अभी नेशनल इनकम का हिस्सा है। जब वो पैसा सब कुछ हटा देने के बाद जो प्योर शुद्ध मुनाफा मेरा है वो मैं अपने घर पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, अर्निंग के रूप में। वो जो अर्निंग हो जाती है उसमें से जब मैं इनकम टैक्स दूंगा, नॉन टैक्स पेमेंट्स भी दे दूंगा, चालान वगैरह दे दूंगा, तो जो इनकम मेरी बची उसको हम लोग बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसी में से जीडीपी को हम लोग क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं। जीडीपी एक तरीके से जैसा कि हम लोगों ने देखा कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है और कितने उस प्रोडक्शन में, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रोड्यूसर है वो अकेले खा रहा है, उसमें से वेज, इंटरेस्ट, रेंट सब कुछ देना पड़ता है। तो एक बार प्रोडक्शन जो होता है वो इंडिकेटर होता है कि टोटल अर्निंग देश की कैसे हो रही है। लेकिन कभी कभार ये जीडीपी को अगर हम लोग यूज करें अ, इस बात में देखने के लिए कि कहीं ना कहीं यही हमारा एकमात्र इंडिकेटर है आपका इनकम का, तो कभी कभार हम लोग उसकी वजह से डिसीव हो सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम लोग कभी कभार इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना भूल जाते हैं। इसको इमेजिन करते हैं, सपोज दिस इज अ बाइक। यहाँ पे मैं बाइक बनाने की कोशिश करता हूँ, ये बाइक है। अब 2020 में या फिर 2015 में इस बाइक की कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, और ऐसी देश में 100 बाइक्स बनी, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो टोटल आउटपुट था 100 करोड़ का, सॉरी 1 करोड़ का। 2020 आता है, 2020 आते आते इस बाइक की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। अब ये बाइक 2020 में, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ 20 के लिए, 2020 में इस बाइक की प्राइस 2 लाख हो गई। प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है कुछ लोगों ने कम खरीदा हो, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन होती है आपकी 60 बाइक्स की, केवल 60 बाइक्स बिक रही है तो 60 बाइक ही प्रोड्यूस करी गई। इस वक्त 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख, ये आपकी टोटल आउटपुट है। अगर नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए 1 करोड़ से 1.20 करोड़, जीडीपी तो इंक्रीज हुई है बाय 20%, लेकिन यहाँ पर अगर रियलिटी में देखा जाए तो एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो डिक्रीज हुआ है। तो जब तक हम लोग इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को एक रियल आइडिया नहीं मिलेगा। इस वजह से कभी कभार जीडीपी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो जीडीपी को एक प्राइस लेवल के साथ फिक्स कर दिया जाता है, ओके। जब तक हम लोग एक पुराने प्राइस लेवल के यहाँ से देखते हैं, सपोज हम लोगों ने 2015 के प्राइस लेवल को ही अपना बेंचमार्क मान लिया कि जो भी आउटपुट आ रहा है हम लोग उसको 2015 के प्राइस लेवल से ही कैलकुलेट करेंगे। तो 2020 में जो 60 बाइक्स प्रोड्यूस हुई उनका प्राइस 2 लाख नहीं माना जाएगा, जो हम लोगों ने बेस ईयर सेट करा था
2015 वो उसका प्राइस माना जाएगा। तो मतलब इस बाइक का प्राइस अभी भी 1 लाख ही माना जाएगा। तो इस हिसाब से 60 लाख इज द टोटल आउटपुट। ठीक है, तो ये जो हम लोगों के पास 1.20 का फिगर था, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल मतलब जो मनी वैल्यू में हम लोगों को दिखाई दे रही है, नॉमिनल वैल्यू। और ये है रियल वैल्यू 60 लाख की। रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि हम लोगों ने इसको बेंचमार्क प्राइस के साथ सेट करा और उसके साथ एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास प्राइस आया उसको हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यू। सो there is no if there is no standard price level, GDP figures can be deceiving. For this purpose, two type of GDP classification are used. First one is nominal GDP, जैसा कि मैंने बताया, जो एक्चुअल अभी प्राइस चल रहा है, और रियल जीडीपी जब हम लोग उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में केवल इन्फ्लेशन का ही फर्क है। और रियल जीडीपी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक बेस ईयर के अकॉर्डिंग। हम लोग अभी जो बेस ईयर हम लोगों ने अडॉप्ट करा है वो 2012 का है। तो आज कोई भी आउटपुट हो रही है, मान लेते हैं एक स्मार्टफोन 2012 में 15,000 का माना जा रहा था एवरेज प्राइस अगर देखा जाए। अगर 2020 में हम लोग वही स्मार्टफोन बना रहे हैं और उस स्मार्टफोन का प्राइस, वैसे तो डिक्रीज हो रहे हैं प्राइस, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं 20,000 हो गया है, तो हम लोग उसको 20,000 ना मान के उसको 15,000 ही मानेंगे, जो कि हम लोगों का बेस ईयर का प्राइस था। तो हम लोग एक बेस ईयर मानते हैं और उससे हम लोग प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं। So to measure the level of change in GDP due to inflation, we also use GDP deflator. अब इन्फ्लेशन कितना आया है या इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? इट इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी, मतलब जो उस साल जीडीपी की जो वैल्यू है बिना इन्फ्लेशन से एडजस्ट करे, और रियल जीडीपी जब बेस ईयर के साथ हम लोग जीडीपी की वैल्यू एडजस्ट करेंगे। इसका जो हमारे पास रेशो आता है इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अगर तो ये पॉजिटिव है, जो कि लगभग होता है, अगर 1 से ऊपर है मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन हैज इंक्रीज्ड। और अगर ये नेगेटिव है या फिर 1 से कम है, बिलो 1, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, इट इज लेस देन 1, तो हम लोग बोलेंगे ये डिफ्लेशन आया है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि ये लेस देन 1 कभी जाए। मोर और लेस जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रियल जीडीपी। और प्राइस लेवल में जो दूसरा चेंज आता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए कभी कभार इन्फ्लेशन के लिए इंडेक्स भी बनाते हैं। ये इंडेक्सेस कैसे बनाए जाते हैं और इस इंडेक्सेस को कैसे यूज करते हैं, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।